मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान अहमदनगर से 2 अहम तरीन फाइलें हासिल कर चुका हूँ। मजीद तफसीलात जानने के लिए इसी सिलसिले की पिछली किस्तों को मुलाहिजा फरमाइए और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के फौरन मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अहमदनगर से दिल्ली पहुंचने के बाद पहले दिन मैंने अपने होटल में गुजारा और अपने तमाम साथियों को अगले रोज एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। अगले दिन शाम को जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो ट्रांसमीटर वाला साथी पहले से वहां मौजूद था। मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाब लौटा हूं। मैंने बाकी साथियों के मुतालिक तफसील से पूछा तो उसने बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने काफी मुफीद मालूमात इकट्ठी कर ली थी। मैंने उसे कहा कि बाकी तीनों को भी तुम अगले रोज लेकर ठीक इसी वक्त इसी रेस्टोरेंट में आ जाना, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी और अहम काम यह है कि ट्रांसमीटर के जरिए एक पैगाम भेजना है। क्या तुम अपने होटल से ट्रांसमीटर पर आजमाइशी राब्ते की कोशिश कर सकते हो? उसने इस बात में जवाब दिया तो मैंने उसे कहा कि अभी फौरन होटल चलो, मैं पैगाम लिख कर देता हूँ और उसे मेरे सामने ट्रांसमिट करूँ। हम दोनों इकट्ठे कैरोनेशन होटल में पहुंचे। बाकी साथियों को पता भी नहीं चला और हम ट्रांसमीटर वाले कमरे में दाखिल हो गए। कमरा एहतियात से बंद किया। ये कमरा होटल में दूसरी मंजिल पर कोने में था। हमने खिड़कियां खोल दी। मेरे साथी ने ट्रांसमीटर निकाला और कमरे की बिजली से उसे चालू करने लगा। मैंने पैगाम लिखा, अशद जरूरी, इलावा डाक के 2 इंतहाई अहम फाइलें भेजना है। एक की बजाय 2 कुरियर भेजें। मुझसे पहले वाला कुरियर ही मिले लेकिन दूसरा कुरियर उसकी निगरानी करे। जब ये पैगाम भेज दिया गया और जवाब में रिसीव्ड का पैगाम हमें मौसूल हुआ तो मुझे तसल्ली हुई। उस दौर में एक नहीं बल्कि दसियों ट्रांसमीटर खुफिया पैगामात पाकिस्तान भेजते थे। हर एक के लिए मुख्तलिफ कोड था और जवाब भी खुफिया कोड में ही आता था, जिसको डी कोड करने का तरीका हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था। यहाँ पर एक अहम बात बताता चलूं कि ट्रांसमीटर का इस्तेमाल सिर्फ इंतहाई जरूरत और इमरजेंसी के लिए ही किया जा सकता था और बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। भारतीय एजेंसियों को भी इल्म था कि पाकिस्तान से भारत पैगाम ट्रांसमिट होते हैं और उन्होंने शायद हमारी 1-2 फ्रीक्वेंसीज तक रिसाई भी हासिल कर ली थी। इसीलिए ट्रांसमीटर के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतनी लाजमी थी। भारत के पास ऐसे आलात भी थे जिससे ट्रांसमीटर की लोकेशन का भी पता चलाया जा सकता था। पैगाम भेजने के बाद मैं उसी रेस्टोरेंट में आ गया और ट्रांसमीटर वाले साथी को कहा कि आधे घंटे में वो बाकी तीनों को भी लेकर वहीं पहुंचे। उसने मुझे बताया कि हम चारों होटल में मुख्तलिफ कारोबारी लोगों की हैसियत से ठहरे हुए हैं और डाइनिंग हॉल में एक दूसरे से मुतारिफ भी हो चुके हैं और ये तारुफ कुछ दोस्ताना रंग भी इख्तियार कर चुका है। और अब हम अक्सर लॉबी में और रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बल्कि चंद मिनट का वक्फा देकर बाहर भी एक साथ ही निकलते हैं। आध पौन घंटे के बाद हम पांचों कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो मैंने उन्हें मुख्तसरन बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाब लौटा हूँ। फिर मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी से ग्रुप लीडर का चार्ज लिया और उन्हें कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में अपनी कारकर्दगी से मुझे मुतला करें। सबसे बड़ी खबर जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि मोहल्ला फराश खाना दिल्ली में उन्होंने एक 3 कमरे का मकान तलाश कर लिया है जो एक मुसलमान की मिल्कियत है। इस 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल किराए के लिए खाली है। किसी एक होटल में ज्यादा दिन कयाम होटल वालों को शक में डाल सकता है। मकान के 2 अतराफ और सामने भी मुसलमानों के मकान हैं। मालिक मकान को हमने ये बताया कि हम मुसलमान हैं और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में एक होटल में हमारी मुलाकात हुई है। चूंकि हमें अक्सर दिल्ली आना और काफी रोज तक रहना होता है, इसलिए हम चारों ने ये फैसला किया है कि एक मकान किराए पर ले लिया जाए। मालिक मकान मान गया। किराया और पेशगी तय कर चुके हैं, सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। मुझे ये तजवीज बहुत पसंद आई क्योंकि दुश्मन मुल्क में मुसलमान जासूसों का हिंदू बनकर रहना और खुसूसन किसी एक होटल में बहुत अरसा कयाम करना उन्हें किसी भी सूरत में शक में डाल सकता है। बल्कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी मुसलमान के तौर पर गुजारी हो, हिंदू के रूप में रहने के बावजूद भी वो किसी मकाम पर एक ऐसी गलती कर सकता है जिससे उसकी असलियत जाहिर हो सकती है। हम इस किस्म का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे और बाद में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए भी जिसमें दानिस्ता तौर पर मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से मैं दुश्मन की गिरफ्त में आते आते बचा। खैर, मैंने उन्हें मकान किराए पर लेने की इजाजत दे दी। एक और कामयाबी जो उन्होंने हासिल की वो ये थी कि भारतीय आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर के बाहर मोबाइल और स्टैटिक सर्विलेंस करके उन्होंने हेडक्वार्टर में काम करने वाले चंद सिविलियन एहलकारों की दफ्तरी पोजीशन और रिहाइश गाहों का पता चला लिया था। ये खासी अहम मालूमात थी जो हमारे आइंदा मिशंस में बहुत मुफीद साबित हो सकती थी। तरबियत याफ्ता फौजी तो खासे मोहतात होते हैं, लेकिन सिविलियन मुलाजमीन बिल्कुल हमारे मुलाजमीन की तरह लापरवाही बरतते हैं और उन्हें काबू करना निस्बतन आसान होता है। कुछ और मालूमात भी उन्होंने मुझे दी और करीबन 1 घंटे की मीटिंग के बाद हम सब ने अपनी अपनी राह ली। मैंने उन्हें 2 दिन बाद ठीक उसी जगह उसी वक्त पर मिलने को कहा। उन 2 दिनों में उन्होंने मकान किराए पर लेकर शिफ्ट करना था। अहमदनगर से 2 फाइलें तो मेरे कब्जे में आ चुकी थी।
लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी, जिसका कोई हल नजर नहीं आता था, कि मैंने ये फाइलें अपने कॉन्टैक्ट के हवाले करनी थी और कॉन्टैक्ट ने ये फाइलें लाहौर में मेरे सीनियर्स को पहुंचानी थी। बॉर्डर क्रॉस करने में अभी तक वही खतरात थे। अगर खुदा न खास्ता कॉन्टैक्ट पकड़ा जाता तो इतनी अहम मालूमात, जिनकी न सिर्फ पाकिस्तान को बेहद जरूरत थी, बल्कि जिनके हुसूल के लिए मैंने अपनी जान जोखों में डाली थी, अपनी मंजिल तक न पहुंच पाती। उन दिनों फोटोस्टेट सिर्फ मगरबी ममालिक में था। मेरे पास ना तो कोई कैमरा था और ना ही इतनी सकत कि मैं कोई कीमती कैमरा खरीद सकता जिससे मैं इन फाइलों की तस्वीरें ले सकता। बहुत सोच सोच कर मैंने फैसला किया कि है तो दिक्कत तलक काम, लेकिन फाइलें कॉन्टैक्ट को देने से पहले जरूर पूरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अपनी मुलाजमत के दौरान हमारी कंपनी से एक हफ्त रोजा शाया होता था, जो फोटो ऑफसेट पर छपता था। रिसाले में छपने के लिए जो तस्वीरें हम देते थे, उन्हें फोटो फिल्म पर मुंतकिल किया जाता था। फोटो फिल्म बिल्कुल नेगेटिव की तरह होता है, जिसके आर पर देखा जा सकता है, लेकिन उसकी तस्वीर पॉजिटिव होती है और वही फोटो फिल्म छपाई के लिए इस्तेमाल होता है। अब मुझे किसी ऐसे अखबार या रिसाले की तलाश थी जो दिल्ली से फोटो ऑफसेट पर छपता हो। मैं एक बुक स्टॉल पर गया और मुख्तलिफ अखबार और रिसाले देखने शुरू किए और कुछ देर के बाद मुझे एक मशहूर फिल्मी माहनामा मिला जो ऑफसेट पर छपता था। मैंने उस रिसाले का एड्रेस नोट किया और उसके दफ्तर में जा पहुंचा। बजाय मालिकान और चीफ एडिटर से मिलने के, मैं एक चपरासी के जरिए कातिबों के कमरे में गया और एक कातिब से, जो शक्ल से मुसलमान लगता था, फोटो फिल्म बनाने वाले का पूछा। उसने उसका नाम और पता बता दिया। ये दफ्तर का मुलाजिम न था, बल्कि इसकी अपनी दुकान और अपने आलात थे और ये मुख्तलिफ रिसालों और अखबारात के लिए फोटो फिल्म बनाता था। मैं उसके पास पहुंचा और अर्जेंट फोटो फिल्म बनाने की बात की। मेरी दोनों फाइलों में 200 से ज्यादा सफात थे। मैंने उसे साइज बताया तो उसने कहा कि बजाय फुल साइज के आप पोस्ट कार्ड साइज में बनवा लें तो लागत भी कम आएगी और वक्त भी निस्बतन कम सर्फ होगा। मैंने उसे इस रकम से ज्यादा देने का वादा किया, लेकिन 2 शराइत के साथ। एक तो ये कि ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में तमाम काम खत्म करना होगा और फोटो फिल्म बनाने के दौरान मैं मौजूद रहूंगा। पैसों की लालच में उसने दोनों बातें मान ली। उसके 3 असिस्टेंट भी थे जिन्हें उसने रोक लिया। मैं फौरन होटल में आया, फाइलों में से कागजात निकालकर उन पर नंबर लगाए और उसके स्टूडियो में जा पहुंचा। मैंने फाइल का एक एक कागज अपनी निगरानी में रिड्यूस कराया और फिल्म बनने के तमाम मरहलों में वहां मौजूद रहा। गर्जे के जब तक उनमें काम करने की सकत थी, वो काम करते रहे। कागजात को रिड्यूस करने का मरहला सबसे पहले तय करके कागजात अपने कब्जे में किए। बाकी मराहिल बाद में तय किए। जो बाकी रह गया उसे अगले दिन मुकम्मल किया। ना उन्होंने मुझसे पूछा कि कागजात किस किस्म के हैं और मैं इतनी तादाद में फोटो फिल्म क्यों बनवा रहा हूँ, और ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया। ये सारा काम महज पैसे के जोर पर हो गया। मैंने तमाम फोटो फिल्म तरतीब वार एक डिब्बे में रखे और फाइलों के कागजात को भी दोबारा तरतीब देकर फाइल में लगा दिया और दोनों फाइलों को प्लास्टिक में इस तरह बांध दिया कि पानी में गिरने से वो खराब ना हो। मुकम्मल वाटर प्रूफिंग करने के बाद मैंने उन्हें जूट के एक थैले में रखकर सी दिया। अब मैं मुतमईन था कि अव्वल तो इंशाल्लाह ये फाइलें बहिफाजत मेरे सीनियर्स तक पहुंच जाएंगी और अगर खुदा न खास्ता न पहुंची तो इनकी फोटो फिल्म मेरे पास मौजूद है, जो मैं किसी और जरिए से पाकिस्तान पहुंचाने का इंतजाम कर सकता हूँ। मैंने खुफिया रोशनाई से अहमदनगर में मिशन की कामयाबी और मजीद मालूमात तहरीर की। वक्त मुकर्रा पर मेरे साथी इसी रेस्टोरेंट में मुझे मिले। वो मकान शिफ्ट कर चुके थे। कुछ फर्नीचर उन्हें मालिक मकान ने दिया और कुछ उन्होंने खरीद लिया। मैंने अपनी डाक में अपने अखराजात की तफसील भी लिख दी। मुझे और मेरे साथियों को मजीद रकम की जरूरत थी, क्योंकि अब मुझे दिल्ली में ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल बढ़ाना था और मेरे साथियों को भी अपने मिशन की तकमील के लिए आगे बढ़ना था। हम सबको अब कॉन्टैक्ट की आमद का इंतजार था। कॉन्टैक्ट की आमद में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मैंने इन 2 दिनों की शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारी और अब मैंने अपनी पूरी तवज्जो सर्विसेज क्लब में दाखिल होने और वहां राहो रस्म बढ़ाने पर मरकूज कर दी। मुकर्ररा दिन और वक्त पर कॉन्टैक्ट हमें मिला। उसने मुझे इशारे से बताया कि उसके हमरा एक और आदमी भी भेजा गया है और वो नजदीक ही खड़ा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं टहलते टहलते उस नए आदमी के करीब से गुजरा और सिगरेट जलाने के लिए उससे माचिस मांगी। जवाबन उसने कहा कि माचिस तो लीजिए, लेकिन एक सिगरेट आप मुझे दें। ये हमारा नए आदमी के लिए मुस्तकिल कोड था। सही जवाब मिलने पर मैंने उसे सिगरेट दिया और अपना सिगरेट सुलगा कर टहलते टहलते वापस आ गया। मैंने अपने एक साथी को इशारा किया जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। वो मेरे सामने से गुजरकर दूसरी जानिब खड़ा हो गया, जहां से कॉन्टैक्ट उसे देख नहीं सकता था। डाक उसके पास थी। मैंने कॉन्टैक्ट से अपनी डाक ली और उसे कहा कि उस जानिब चले जहां मेरा साथी खड़ा था। पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। उधर कॉन्टैक्ट का साथी भी फासला रखकर उसके पीछे चल पड़ा।
मैंने अपने साथी के पास से गुजरते हुए डाक उसे थमाई और भेजने वाली डाक का पैकेट उससे ले लिया। मेरा साथी फौरन किसी की नजरों में भी आए बगैर वहां से गायब हो गया और मैं डाक का पैकेट लिए कांटेक्ट के पास पहुंचा। आगे पीछे देखकर एहतियात से मैंने पैकेट उसके हवाले किया। इससे पहले मैं कांटेक्ट को अगली मुलाकात के लिए नई जगह, दिन और वक्त बता चुका था। पैकेट लेकर कांटेक्ट फौरन वहां से चल पड़ा और मैंने देखा कि उसका हमराही कुछ फासला देकर उसके पीछे जा रहा है। मैं दिल्ली की गुंजान आबादी में कांटेक्ट से सीधे तौर पर भी मिल सकता था और डाक का तबादला कर सकता था, लेकिन किसी भी खतरे के इम्कान को पेश नजर रखकर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है। बहरहाल ये मरहला बखैर व आफियत तय हुआ। डाक लेकर मेरा साथी मुकर्रर जगह पर मुझसे पहले मेरा मुंतजिर था। मैंने डाक का पैकेट उससे लिया और अपने होटल में आ गया। डाक में कुछ नई हिदायत थी और 20,000 रुपए मेरे साथियों के लिए और 10,000 मेरे लिए थे। हमें रकम तो खासी मिल चुकी थी, लेकिन हमें एक एक पैसे का हिसाब भी रखना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक कीजिए या बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियो लेकर आपके लिए जल्द ही हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।